त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है आज के इस खास संवाद में। और हम लोग पहले भी आपसे नेपाल के इंटरनल क्राइसिस के बारे में, नेपाल के पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बारे में और नेपाल और भारत के रिश्तों के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज मैं फिर आपसे एक बार जानना चाहता हूं कि इस समय जो नेपाल का आंतरिक संकट है, खास तौर से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? और क्या माना जाए कि पिछले कुछ दशकों में भारत के आसपास के जो देश हैं, उसमें डेमोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर पा रही है? तो इन्हीं सवालों पर हम चाहते हैं कि आप थोड़ा विस्तार से अपनी राय रखें। सबसे पहले तो मौजूदा जो वहाँ का राजनैतिक संकट है, इनस्टेबिलिटी है, उसके बारे में, और उससे जुड़े हुए हम फिर और आपसे सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मौजूदा राजनीतिक संकट जो है उनका आंतरिक संकट नेपाल का, वो देन है कम्युनिस्ट पार्टी में उत्पन्न विवाद की। और क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में जो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे नेपाल में, उनके संसद के, वहाँ पे जो पार्टियां चुन के आई थी, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं था। तो 2 पार्टियां, यानी कि एक केपी शर्मा ओली की पार्टी और दूसरी इनकी प्रचंड की पुष्प कमल दहल की पार्टी, दोनों ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे। दोनों पार्टियों ने मिल करके, दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज थी डिफरेंट फ्रैक्शंस की, दोनों ने मिल करके एक समझौता किया जिसके तहत ये था कि 2.5 साल तक प्रधानमंत्री और पार्टी चेयरमैन, 2 पोस्ट पे 2 लोग काम करेंगे। उसके बाद फिर वो स्वैप कर जाएंगे, यानी जैसे पहले ओली ने प्रधानमंत्री और पार्टी कोर चेयरमैन के तौर पे काम किया और प्रचंड ने पार्टी को चेयरमैन के तौर पे किया। 2 साल के बाद ये समझौता था कि ये दोनों स्वैप कर लेंगे। ये कुछ इसी तरह से था जैसे मुलायम सिंह और मायावती का, या कल्याण सिंह और मायावती का समझौता हमारे यहाँ हुआ हाँ था। जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेकिन हाँ, फिर केपी शर्मा ओली जो हैं, वो इस बात से मुकर गए और उन्होंने प्रचंड को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। तो ये वस्तुतः सत्ता की लड़ाई है जिसमें चीन भी बीच में कूद गया, क्योंकि चीन के लिए बड़ा सुनहरा मौका था कि पहली बार नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी है जो कि प्रो चाइना है। तो चीन ये चाहता था कि हर कीमत पर ये सरकार बनी रहे, ये सरकार हटे नहीं। और केपी शर्मा ओली ने अपनी पॉपुलिस्ट जो प्रोपेगेंडा था, पॉलिसी, उसके तहत उन्होंने काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने नेपाल और भारत की सीमा पे जो लिम्पियाधुरा और लिपुलेख बॉर्डर की बात हुई, काली नदी की बात हुई, उस पर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये विवाद तो 1816 की सुपौली संधि के तहत सुलझाया जाना चाहिए। समस्या ये थी कि सुपौली संधि जो है वो ऐसी है कि उसका इंटरप्रिटेशन दोनों अपने ढंग से कर सकते हैं। सुपौली संधि ने ये कहा था कि काली नदी के पश्चिम में भारत और पूर्व में नेपाल की सीमा होगी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये था कि काली नदी का उद्गम कहाँ से है। काली नदी का उद्गम लिपुलेख से माना जाए या लिम्पियाधुरे से माना जाए। हम लिपुलेख से मानते हैं और इसी के तहत हमने चीन के साथ समझौता भी किया है बॉर्डर ट्रेड का, लिपुलेख पास से। जबकि नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा से, जो कि पिथौरागढ़ में काला पानी के पास है, वहाँ से है। तो ये थी। और इस चीज़ को चूंकि ओली की पार्टी में ओली का ही विरोध हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसको और हवा दी और इसको एक विवाद के रूप में जन्म दे दिया। और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने नेपाल भारत बॉर्डर पर चौकियां कायम की, कुछ मील के कुछ चौकियों के चिन्ह हटाए और इसके साथ साथ अयोध्या पर नया एक विवाद कायम कर दिया। हालांकि अब इस सब चीज़ों के बीच में प्रचंड के साथ के जो लोग थे, जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और प्रचंड, ये सब लोगों ने ये साफ साफ कहा कि ये कोहली का मूव न सिर्फ अनडिप्लोमेटिक है बल्कि इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा नहीं है, नेपाल की गृह नीति के लिए। लेकिन कोहली नहीं माने, विवाद बढ़ता गया और उसमें थोड़ा घी डालने का काम किया चीनी राजदूत ने जो वहाँ हैं, क्योंकि वो
वो ये मेरे समझ में नहीं आता ना। आमतौर पे प्रोटोकॉल ये होता है कि कोई भी राजदूत किसी प्रधानमंत्री से या किसी राष्ट्राध्यक्ष से, राष्ट्रपति से, जैसे विद्या देवी भंडारी इस मामले में अगर मिलने जाता है तो पहले से उसकी पहले से एजेंडा होता है, पहले से बताया जाता है, और वहाँ पर विदेश मंत्रालय का एक व्यक्ति होता है जो रिकॉर्ड करने के लिए कि क्या क्या बात हुई है, और भी एक दो लोग होते हैं दोनों सरकारों के। लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं किया गया। वो चाहे जब जैसे जाके मिलती रही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से, सारा प्रोटोकॉल ताक पे रख के, शायद इसलिए कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है कम्युनिज्म की सबसे बड़ी पैरोकार है आजकल, तो उसके वजह से वो मिलती रही। अब इसमें धीरे धीरे जब ओली को लगने लगा कि उनके हाथ से सत्ता रेत की तरफ फिसल रही है, तो उन्होंने और भी कई काम करने शुरू किए। कई मीटिंग्स में वो नहीं आए, पार्टी की पॉलिट ब्यूरो में, कई कंसल्टेटिव कमेटी में नहीं आए, और उसके बाद प्रचंड से मिलने से इनकार कर दिया। सारी चीज़ें जब फेल हो गई, तो जब ये कहा गया कि पार्टी की पॉलिट ब्यूरो में आप आइए, पार्टी की टॉप बॉडी में, और वहाँ पर ये कहा गया कि 200 कुछ सदस्यों में से 173 सदस्य इनके विपक्ष में है, तो ओली ने 500 और लोगों को भरा पॉलिट ब्यूरो में, उस टॉप बॉडी में, अपने लोगों को, ताकि उनके पक्ष में मत जाए। लेकिन वो हो मेजोरिटी नहीं, हो पाए, हाँ। हाँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब ओली ने जो संसद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से की, और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने, चूंकि वो भी ओली की समर्थक गुट की हैं, उन्होंने तुरंत उसको मान लिया। आज से सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच उसकी सुनवाई कर रही है, और उसके 3 पैरोकार हैं। 2 दर्जन वकील जो हैं वो 13 पिटीशन जो हैं इसके खिलाफ हैं, उसकी ओर से बोलेंगे। उसके बाद वहाँ के नेपाल के अटॉर्नी जनरल सरकार का पक्ष रखेंगे। उसके बाद 5 एमिकस क्यूरी, मतलब न्यायालय के मित्र वकील, वो बात करेंगे। लेकिन अब इसमें यह है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल के संविधान में ये लिखा है कि जब तक पार्टियां, कोई पार्टी या पार्टियां वो बनाने में, सरकार बनाने में सफल होती हैं, सरकार बनाने की क्षमता रखती हैं, तब तक इसको भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 74(1) और आर्टिकल 74(1) और आर्टिकल 93 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि सरकार नहीं बनाई जा सकती किसी भी पार्टी के द्वारा, तो भंग किया जा सकता है। त्रिपाठी जी, ये बात तो सच है, और इस तरह के जो संवैधानिक लूप होल्स होते हैं वो जी। ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में उसका समय समय पर मिसयूज होता रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ढंग से इंटरप्रेट करके अलग अलग टाइम में अलग अलग देशों में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारें नहीं हैं वो जी। अपने ढंग से उसका इस्तेमाल करती रही हैं। उम्मीद है कि आज जो सुनवाई वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में चल रही है नेपाल के, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को सही ढंग से इंटरप्रेट किया जाएगा, जी। और एक बार फिर नेपाल की राजनीति में स्टेबिलिटी आएगी और नॉर्मलिटी आएगी, जो कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से जब फ्रीडम मूवमेंट इंडिया में चल रहा था अंग्रेजों को हटाने के लिए, तो हम सबने पढ़ा है कि उस समय 2 तरह के विचारधारा के लोग थे। एक गरम दल के लोग थे और दूसरा नरम दल के लोग जी। थे। नरम दल का नेतृत्व महात्मा गांधी और पंडित गोखले जवाहरलाल नेहरू वगैरह। जैसे लोग करते थे, और गरम दल का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाकी उनके जो समर्थक थे वो करते थे। फाइनली जब आजादी मिली तो दोनों ने मिलके देश को आगे बढ़ाने और देश को चलाने के लिए एक आम सहमति बनाई, और उसके बाद भारत आज विकास के जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें सभी तरह के जो लोग थे उनका बराबर का योगदान रहा और हिस्सेदारी रही। नेपाल में भी कमोबेश इसी तरह की चीज देखने को मिलती है। जब राजशाही के खिलाफ वहां के अलग अलग संगठन एक लंबे अरसे से आंदोलन चला रहे थे,
तो उसमें भी इसी तरह का हम कह सकते हैं कि संगठन सक्रिय थे। एक ग्रुप जिसका नेतृत्व की प्रचंड करते थे और दूसरा ग्रुप जिसका नेतृत्व केपी ओली करते थे। और उस समय माना जाता था कि केपी ओली का जो ग्रुप है, वो काफ़ी मॉडरेट है, काफ़ी लिबरल है और उनके मुकाबले में प्रचंड ज़्यादा हार्डलाइनर हैं और उनकी जो थिंकिंग, उनकी जो फिलॉसफी है, वो सशस्त्र क्रांति में ज़्यादा भरोसा करती है। लेकिन यहाँ जब एक बार सरकार बनी और सत्ता मिली हाथ में, जैसे कि आपने पहले भी उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश के 2 अलग-अलग सरकारों का, कि एक बार सत्ता मिल जाने के बाद ऐसी कौन-सी कंपल्सन हो जाता है इन पॉलिटिकल लोगों के सामने कि वे अपने सारे पुरानी आइडियोलॉजी को, अपने डेमोक्रेटिक अप्रोच को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को छोड़ के खुद एक थियोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये किस तरह का सोच काम करता है? इस पर थोड़ा बताएँगे? देखिए, मेरे ख्याल से क्या होता है, ये डेमोक्रेसीज़ की यानी लोकतंत्र की एक एक मूलभूत बुराई है, आप कह सकते हैं। बुराई इसलिए कह सकते हैं कि लोकतंत्र में, विश्व के तमाम लोकतंत्र में देखिए कि क्या होता है कि लोकतांत्रिक सरकार के नेतृत्व में अगर लोकतांत्रिक सरकार बनती है किसी के नेतृत्व में, तो वो जो प्रधानमंत्री या शासनाध्यक्ष होता है, उसमें थोड़ा-सा असुरक्षा की भावना होती है। उसको ये पता होता है कि 5 साल बाद उसको फिर से जनता को मुँह दिखाना पड़ेगा। इस केस में तो इनको पता है, इनको 2.5 साल बाद ही बदलना था। तो ऐसे में जो अगर बड़े बड़े दृढ़ व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री न हो, लीडर न हो, जो जनता के सामने फिर से जाने में कोई खौफ न खाए, जिसको जनता का सामना करने में कोई परेशानी न हो, ऐसा लीडर तो काम चला लेता है। लेकिन ऐसा लीडर जिसकी जिसकी पॉलिसीज़ में खामियां हो, या जिसको जनता के साथ, जो जनता को फेस करने में घबराता हो, उसके मन में असुरक्षा की भावना आ जाती। ये देखिए, यहाँ भी हुआ, हमारे यहाँ भी कई आप उदाहरण जानते होंगे, नेपाल में भी हो रहा है। इवन अभी ट्रंप का आप देखिए, सबसे ताज़ा उदाहरण है कि ट्रंप को पता है कि सत्ता जा रही, तो हर तरह से वो खींच-तान के किसी तरह से, अभी उपराष्ट्रपति को उन्होंने कहा है कि आप कांग्रेस में ये कर दीजिए कि नहीं, ट्रंप प्रेसिडेंट हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब बेसिकली मूलतः असुरक्षा की भावना से होती। जो डिक्टेटर होता है, उसके उलट जो डिक्टेटर होता है, उसमें असुरक्षा की भावना नहीं होती। उसमें असुरक्षा की भावना ये होती कि कभी कभार अगर किसी ने सशस्त्र क्रांति से मेरा तख्ता पलट दिया तो क्या होगा, या किसी दूसरे देश ने कर दिया, जैसे इराक में हुआ, गद्दाफी के साथ लीबिया में हुआ। लेकिन क्या है कि उनको तब भी ये रहता है कि जब तक हम शक्ति में हैं, जब तक हमारे पास मिलिट्री पावर है, तब तक तो कोई नहीं कर सकता। अगर उनकी मिलिट्री पावर में सुराख होने लगे, तब उनकी असुरक्षा की भावना बढ़ती है, अन्यथा नहीं। लोकतंत्र में यही खामी है कि लोकतंत्र में कौन लीडर होता है? हम ही, हमारे आपके जैसे लोग ही होते हैं। हाँ, और ये लोग, कोई अब नहीं कर सकते कि इनमें से कोई भी, जो इसको अंग्रेजी में एक शब्द है कि वल्नरेबल है, वल्नरेबल नहीं है भ्रष्टाचार के। तो भ्रष्टाचार के, या उसके, अब क्या होता है कि एक बार ऐसे लीडर आ जाते हैं, तो वो जो कमजोर व्यक्तित्व वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो फिर भ्रष्टाचार में वो कर देते हैं, क्योंकि असुरक्षा होती है। तो ये है कि अगली बार नहीं चुने जाएंगे, अगली बार चुने जाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, अगली बार नहीं चुने जाएंगे तो फिर एक बैकअप प्लान क्या है, उसके लिए भ्रष्टाचार से और इधर उधर के उल्टे सीधे तरीकों से ये लोग अपना अपना खजाना भरते हैं। तो ये मूलतः मेरे विचार से ये असुरक्षा की भावना है, जो कि ज़्यादातर हमारे एशिया के देशों में है। अफ्रीका के देशों में उतनी नहीं, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादातर मिलिट्री गवर्नमेंट्स होती हैं, डिक्टेटरशिप होती ही है शुरू में। लेकिन हमारे यहाँ, जहाँ की थ्राइविंग डेमोक्रेसी कहते हैं, या लैटिन अमेरिका में, वहाँ ये चीज़ है। अब जैसे मैंने कहा, ये तो चीज़ आपने अमेरिका में भी देख ली। तो ये जो कि माना जाता है कि आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी है। अमेरिका के बारे में तो ये कहा जाता था कि अमेरिका इज आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी। और वहां हाँ, अगर ट्रंप का रवैया देखा जाए तो उनके हाँ, रवैये में और
बाकी लोगों के रवैये में बहुत अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। जी, बिल्कुल। ट्रंप भी हर हथकंडा अपना रहे हैं, जो कि दुनिया के बाकी मुल्क के शासनाध्यक्ष अपनाने की कोशिश करते रहे हैं या अपनाते रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज करके, कॉन्स्टिट्यूशंस को अपने हिसाब मोड़ से के। टेम्परिंग करके और इंटरप्रेट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त सत्ता में बने रहने के लिए। बहुत अच्छी आपने बात बताई। मैं एक और चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ जी। कि क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा नेपाल की इंटरनल क्राइसिस है, वो एक बार फिर नेपाल को मोनार्की की तरफ ले जाती दिखाई दे रही है आपको? या उस तरह की कोई गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है आपको नेपाल की राजनीति में? देखिए देखिए मोनार्की की तरफ तो मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से चली जाएगी नेपाल की राजनीति। इसलिए इसलिए कि मोनार्की एक बार अगर लोकतंत्र का स्वाद जनता ने चख लिया है तो जनता मुश्किल से ही, और इतने साल बाद, 15 साल बाद, तो जनता मोनार्की की ओर वापस नहीं झुकेगी। हालांकि अभी मैं पढ़ रहा था काठमांडू टाइम पोस्ट में और भी 2-1 अखबारों में कि वहाँ एक ये तीसरी विचारधारा भी उभर के आ रही है कि इससे तो अच्छी मोनार्की ही थी। कुछ ऐसा जैसे हमारे यहाँ लोग जो डिसग्रंटल होते हैं वो कहते हैं इससे अच्छा तो ब्रिटिश राज ही था हाँ, अंग्रेज हमारे, ही तो थे। हाँ, कुछ वैसी कहा ही जाता चीज है कभी-कभी। वहां हाँ। भी आ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मोनार्की वहां पे आ पाएगी, क्योंकि कम्युनिस्ट तो मोनार्की के खिलाफ होंगे ही, और जब कम्युनिस्ट नेता भी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हो रहे हैं वहां, तो मेरे विचार से कि फिर से मोनार्की को, जिसकी जड़ें उखड़ चुकी हैं, वहां पर आने में तो असंभव नहीं कहता मैं, लेकिन बहुत ही परेशानी होगी। और ख़ास तौर से राणा वंश के किसी ने कहा है, जो पहले शमशेर बहादुर जंग राणा वगैरह 1953 में शाह की सरकार से पहले जो उसके हाँ, मिलिट, रिवोल्ट करके उन्होंने कब्जा किया हाँ, था जो। उन्होंने हाँ। कहा है कि हाँ इससे तो अच्छा मोनार्की ही लाई जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आजकल जब दुनिया के देशों में मोनार्की ख़त्म हो रही है या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक सीमित हो गई है, तब डेमोक्रेसी, तब मोनार्की की बात करना उतना समीचीन होगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक और चीज़ जो आरोप लगते रहे हैं भारत पर पिछले कुछ वर्षों से, वहाँ के नेपाल के कुछ स्प्लिंटर्स ग्रुप आरोप लगाते रहे हैं कि नेपाल की जो इंटरनल क्राइसिस है, उसमें भारत की भागीदारी रहती है। भारत नहीं चाहता है कि नेपाल एक मजबूत राष्ट्र रहे, और भारत की हमेशा कोशिश रहती है कि नेपाल की डिपेंडेंसी भारत पर है। तो इसलिए भारत की तरफ से राजनयिक और गैर राजनयिक तरीके से नेपाल में इनस्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें आपका क्या अनुमान है? किस देखिए तरह ये का आरोप आकलन है? कोई नए नहीं है। ये इन आरोपों का अगर आप इतिहास देखें तो 1960 से शुरू होते हैं। 1960 में पहली बार हुआ था जब वहाँ के नेपाल के शासक महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, उन्होंने ये कहा था कि भारत हमसे सौतेला व्यवहार कर रहा है, हमसे अपने एक प्रांत की तरह व्यवहार कर रहा है। वहाँ भी देखिए असुरक्षा की भावना थी, उनको ये डर था कि भारत वहाँ पर इंस्टेबिलिटी कर रहा है नेपाल में, ताकि शाही गवर्नमेंट, मोनार्की की गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ जाए। हालांकि एक बात तो देखिए, ये बात स्पष्ट है कि पड़ोस में होने वाली घटनाओं से कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता। न पाकिस्तान हमारे यहाँ की घटना से अछूता रहता है, न हम चीन या नेपाल की घटनाओं से अछूते रहते हैं। तो पड़ोस की, न बांग्लादेश की घटनाओं से अछूते रहते हैं। तो पड़ोस की घटनाएं पड़ोसी देशों को वो तो करती हैं, उन पे प्रभाव तो डालती हैं, प्रभावित तो करती हैं। लेकिन ये कहना कि हमने वहाँ पर घुस करके ये किया, ये बात गलत है। क्योंकि जो कह रहे हैं, आप देखिए 1960 में ये हुआ, उसके बाद 1970 के दशक में, 1970 के दशक में जब सिक्किम का विलय हुआ, तो नेपाल नरेश बड़े परेशानी में थे। उन्होंने बल्कि ये कहा भी कि भारत, हाँ, उन्होंने डिमांड की कि भारत एक ऐसी संधि करे कि जिसमें ये कहा जाए कि नेपाल को पड़ोसी देशों का राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाएगा। भारत ने कहा हम ऐसी कोई संधि नहीं करते, क्योंकि हमारी तो 1949 से पुरानी नेपाल भारत
ट्रेड और मैत्री की संधि, व्यापार और मैत्री की संधि है ही, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को चीन और पाकिस्तान ने मानते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर किए, ये दिखाने के लिए नेपाल को, नेपाली शाह को, कि हम आपके पड़ोस में हैं। तो उनको और ये हम आपके सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, उनको ये लगता है, नेपाल के राज परिवार को हमेशा ये लगा कि भारत सरकार डेमोक्रेसी के नाम पर, डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम पर वहाँ ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रही है जो हमें उलट सकते हैं। मधेसी समस्या जब हुई 87-89 में, जब ट्रीटी हमारी ख़त्म हो गई, नेपाल ने ट्रीटी करने से मना कर दिया, तमाम परेशानी हो गई, क्योंकि नेपाल के लिए लिटरल स्टेट है, उनके लिए तो हम ही एक लाइफलाइन है उनकी। इसके बाद फिर वो 91 में खैर 2 अलग अलग ट्रीटी करके वो बात ठीक कर ली गई। फिर उसके बाद 95 में ऐसी समस्या हुई, फिर 2005 में समस्या हुई, और अभी जो लोग कह रहे हैं उनमें से कई लोग, जैसे कि प्रचंड स्वयं 2002 में प्रचंड ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को अप्रोच किया था, ये कहते हुए कि आप हमारी मदद करें ताकि हम यहाँ से ये राजशाही उखाड़ फेंकें और हम यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करें। भारत ने कहा था हम ऐसी मदद नहीं करेंगे, हम मॉरल सपोर्ट आपको देते हैं क्योंकि आप लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन हम कोई वैसा सपोर्ट नहीं देते। यही प्रचंड 4 बार कम से कम ये पाला बदल चुके हैं, कभी भारत के साथ, कभी भारत के खिलाफ। ओली जो है, ओली हमेशा ही भारत के खिलाफ रहे हैं। तो जब लोगों को, छोटे देशों की यही, उनकी भी माइंडसेट में ये होता है, मानसिकता में ये हो जाता है, एक भावना भर जाती है, जैसे कि कमजोर कहो कि हमें दबाया जा रहा है, हाँ, हमारे ऊपर दादागिरी दिखाने की कोशिश हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली भारत के सभी जो इमीडिएट नेबर्स हैं, उनके उनमें से ज़्यादातर की ये भावना रहती है, कभी कभी प्रकट होती है, कभी नहीं। और भारत उसके लिए कई बार, भारत ने उस पर कुछ कंसेशंस भी दिए हैं, समझौते भी किए हैं, जैसे कि बांग्लादेश के साथ समझौते किए, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना, और पाकिस्तान को और सब लाहौर तक जा कर के और उसके बाद वहाँ से फौजें हटा लेना। नेपाल को कितने कंसेशन हमने दिए हैं, श्रीलंका को हमने कितने दिए हैं। तो ये सब, ये छोटे देशों की, ये देशों की नहीं, व्यक्तियों की भी, और क्योंकि व्यक्तियों से ही देश बनता है, तो ये निर्बल की ये जरूर हमेशा भावना रहती है कि हमें दबाया जा रहा है और हमारे साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है। तो ये तो रहेगा, देखिए, ये कहीं नहीं जाने वाला है। हम भी, अगर हमारे पड़ोस में भी कोई और बहुत बड़ा देश होता, चीन तो छोड़िए, तो हम भी कहते कि हम भी 1950-60 के दशक में कहते थे कि हमें अमेरिका दबाने की कोशिश कर रहा है, और करता भी था। हाँ, ये बात सही है। हाँ, तो ये तो एक मानसिकता होती है जो इतनी यानी जल्दी नहीं हमें बदलती। मान के चलें कि जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जी, अगर हम थोड़ा सा माइल्ड वर्ड्स का प्रयोग करें, तो वे भारत की बिग ब्रदर वाली जो जी, एटीट्यूड है, अप्रोच है, उसको हाँ, लेके हमेशा सशंकित रहते हैं, हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। और यही कारण है कि भारत के मुकाबले वे चीन के करीब जाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जिससे कि एक इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बैलेंस ऑफ पावर बना हाँ। रहे, शक्ति संतुलन बना रहे। और जब कभी अगर भारत की तरफ से उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की अंदेशा दिखाई दे, तो वो तुरंत चीन के गोद में जाके बैठ जाए। आपका मतलब और ये है? देखिए, एक चीज़ और होती है कि बिग ब्रदरली एटीट्यूड की जो शिकायत करते हैं वो पूरी तरह निराधार नहीं है। कई बार हमने क्या किया है कि कई बार हमने भूतकाल में, अभी तो खैर काफ़ी हम सजग हो गए हैं, लेकिन 50-60 के दशक में हमने कई बार नेपाल, भूटान वगैरह को ये माना था कि ये तो हमारे बैकयार्ड में, हमारे पिछवाड़े के छोटे छोटे देश हैं, तो टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो एटीट्यूड था कि नहीं नहीं, वो कुछ भी होगा, हम देख लेंगे। और जो रोटी बेटी का संबंध था, उसकी वजह से हम सोचते थे, हम निश्चिंत थे कि नहीं, नेपाल से हमें कुछ नहीं हानि होने की संभावना है। लेकिन वहाँ हमें ये देखना चाहिए था कि कुछ भी हो, नेपाल भारत पे कितना भी निर्भर हो, या भूटान कितना भी निर्भर हो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो भी एक स्वतंत्र देश हैं, सार्वभौमिक सत्ता वाले देश हैं।
उनका भी वोट है यूएन में, और वो भी एक मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए थी। वो चीज़ हमने काफ़ी समय तक ध्यान में नहीं रखी। काफ़ी समय तक तो ये होता था कि वहाँ के कोई बड़े लोग आते थे तो हमारे यहाँ के बड़े लीडर मिलते भी नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा लोगों को पिंच करती है, ख़ास तौर से जैसे मैंने कहा, मैं दोहराना चाहता हूँ, जो छोटे निर्बल राष्ट्र होते हैं उनको ये होता है देखिए हमें हमारी निर्बलता का एहसास कराया जा रहा है, वो तो चीज़ यानी नहीं। इसका मतलब साफ है कि भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और अप्रोच अपनाना चाहिए और हाँ, कोशिश करना चाहिए कि जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ती जा रही है हुँ, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ, उसमें किसी तरह से कमी लाई जाए, जिससे कि चाइना को मौका ना मिले भारत जी, के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने के लिए। आपका जी, मतलब ये है कहने जी, का? बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो कुछ साल से तो ट्रस्ट डेफ़िसिट को के गैप को कम किया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि बांग्लादेश के साथ हमने बाउंड्री के समझौते किए, नदी के समझौते किए, वो अब मालदीव के साथ, मालदीव को हमने काफ़ी उनको सपोर्ट किया है। हालाँकि बीच में एक चाइना समर्थित सरकार आ गई थी तो उसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। श्रीलंका के साथ भी हमारा कमोबेश ठीक-ठाक रिलेशनशिप रहा है बीच के कुछ वर्षों को छोड़ के, जब महेंद्र राजपक्षे ने ये कहा था कि हम लिट्टे को समर्थन कर रहे हैं, और वो बात सही भी थी, तमिलनाडु की कुछ पार्टियां कर रही थी। तो उसको छोड़ के अब हमारा अप्रोच थोड़ा सा सही हुआ है, और हमने ये जानना शुरू कर दिया, हमने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि इनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए नेपाल, हमारे साथ नेपाल का जो रिश्ता है, नेपाल के लिए हम लाइफ लाइन हैं। अब उसको अगर छोड़ के वहाँ चीन वहाँ जा रहा है, तो नेपालियों को भी समझ में आ रहा है, वहाँ भी प्रदर्शन हुए हैं चीन के खिलाफ। वहाँ भी उनको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ हमारी अभी हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है। और देखिए उसी का परिणाम है, अभी 14 तारीख को जब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि कम से कम 4 वो अच्छे समझौते करेंगे। एक तो तुरंत का जिसका परिणाम निकलेगा कि कोविड की वैक्सीन वगैरह और कोविड की सहायता देने के लिए एग्रीमेंट। दूसरा, पंचेश्वर का जो प्रोजेक्ट हमारा अटका पड़ा है उसको फिर से पूरा करने का। तीसरा जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ नेपाल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में होगा समझौता, जिसके तहत कि दोनों एक दूसरे देशों के मेडिकल डिग्रीज को वो करेंगे। चौथा, सबसे बड़ी बात है पशुपतिनाथ टेम्पल का जीर्णोद्धार, इस पे समझौता हो रहा है। पांचवा ये हो रहा है, और वो भी अच्छा समझौता है, एमओयू है, कि नकली मुद्रा के आवागमन पर रोक के लिए हाँ, तो ये नेपाल से काफी बहुत बड़ा निर्णय नकली होगा मुद्रा ये। आती है। हाँ, फेक इसके करेंसी की अलावा प्रॉब्लम बहुत लंबे से रही है। इसके अलावा कुछ और जो जो बातें होंगी, बाउंड्री डिस्कस होगी, सीमा डिस्कस होगी। ये हम नहीं मान के चलते कि तुरंत उसका कोई फैसला होगा, लेकिन प्रगति होगी। फिर लेटर ऑफ एक्सचेंज या एमओयू होगा ट्रेड में, और रेलवेज के लिए जो प्रोजेक्ट हैं उसमें कुछ संशोधन की बात उठेगी। जो एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप की रिपोर्ट जो है भारत और नेपाल के संबंधों पे, वो डिस्कस होगा। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी डिस्कस होगी। तो कई चीज़ें हैं, बहुत लंबा चौड़ा गैमेट है जिस पर विचार विमर्श होगा। तो ये देखने की बात है कि ओली के इतने कड़े भारत विरोधी बयानों के बाद अब ओली के ही विदेश मंत्री ये समझौते करने और ये बातें करने के लिए आ रहे हैं। उनका भी टोन डाउन हो गया, क्योंकि अब स्थिति है कि ओली और प्रचंड दोनों ही भारत से सपोर्ट की, भारत से सहयोग की उम्मीद करते हैं सरकार के लिए। और प्रचंड ने तो ये कहा भी है कि हम तो ये कोशिश करते हैं कि भारत सरकार जो है वो, हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार हमको मदद देगी, हमारा हमारा साथ देगी, लोकतंत्र की यहाँ हत्या हो रही है उसको ख़त्म करने में। तो तो त्रिपाठी जी, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कितना होगा जब वहां पार्लियामेंट डिजॉल्व है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है? ऐसी हाँ, हालत में एक केयर टेकर गवर्नमेंट का अगर फॉरेन मिनिस्टर आके इंडिया में कोई समझौता करता है, तो हाँ। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नेपाल में कितनी होगी? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नेपाल में तो होगी,
क्योंकि ये जो समझौते हैं, ये छोटे छोटे समझौते भले लग रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बात है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जैसे पंचेश्वर का और मेडिकल काउंसिल का और कोविड का और पशुपतिनाथ टेम्पल का, ये छोटे छोटे समझौते, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं समझौते, लेकिन इसके तहत जो बात होगी, क्योंकि विदेश नीति देखिए, अगर लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र में विदेश नीति जल्दी नहीं बदलती, विदेश नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है, और लोकतंत्र में राष्ट्रीय हित नहीं बदला करते इतनी जल्दी, उसमें बदलते हैं, डिक्टेटरशिप में बदलते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी आएंगे, बातचीत तो होगी, हाँ, प्रचंड आए या कोई दूसरा आए, देउआ आए या कोई और आए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओली बहुत बड़ा फर्क लाने जा रहे थे, वो उससे अब फिर वापस ट्रैक पे एक तरह से आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से नेपाल के लिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। बात सबसे बड़ी बात है, समझौते नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों पे वार्तालाप होगा, विचार विमर्श होगा, जो कि आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता देगा। तो त्रिपाठी जी, माना जाए कि नेपाल की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वो एक तरह से भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, और इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के चलते केपी ओली के खिलाफ जो पूरे नेपाल में एक नाराजगी देखने को मिल रही है, उस नाराजगी के चलते केपी ओली भी अब प्रो इंडिया थोड़ा अपना पोस्चरिंग करने के लिए मजबूर हुए हैं। प्रचंड तो पहले से ही प्रो इंडिया बने हुए हैं, और इसके तहत अब माना जाए कि चीन का इंटरवेंशन या जो डोमिनेंस है, वो नेपाल की राजनीति में थोड़ा कम होगा। मुझे उम्मीद है कि चीन का इंटरवेंशन नेपाल की राजनीति में कम होगा, क्योंकि ये चीन के लिए बड़ा झटका है। उनके राजदूत की लगातार कोशिशें कामयाब नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो इंटरनेशनल डिवीज़न के वाइस मिनिस्टर को यहाँ भेजा, इन दोनों धड़ों के बीच में सुलह कराने के लिए। 5 दिन तक वो रहे, कुछ नहीं हो पाया, वो वापस लौट गए। तो इससे चीन को धक्का तो लगेगा, लेकिन चीन उस धक्के की क्षतिपूर्ति, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी इकोनॉमिक पावर के तहत करना चाहता है। और अब चीन की जनता, नेपाल की जनता भी समझने लगी है कि चीन उनका दोहन करेगा, उनका शोषण करेगा। क्योंकि अभी जो चीन ने बड़ी लंबी चौड़ी वो रेल परियोजना की घोषणा की थी कि 9 बिलियन डॉलर की लागत से, 6 बिलियन डॉलर की लागत से रेल परियोजना बनेगी, जिसमें कि 3 बिलियन, ज़्यादा 3 बिलियन चीन देगा और 3 बिलियन नेपाल को देना पड़ेगा, 3 अरब। अब और चीन ने बड़े ज़ोर शोर से दावे किए कि इस परियोजना से नेपाल को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि पूर्वी चीन की एक बंदरगाह से सीधे सामान नेपाल के लिए आ सकेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन असलियत यह है कि लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो रेल परियोजना है, ये एक नॉन स्टार्टर है और शुरू से ही नेपाल को अपने कब्जे में लाने की कोशिश है। नेपाल का ऑलरेडी, नेपाल के ऊपर चीन का 4 बिलियन से ज़्यादा का ऋण है। 3 बिलियन अगर और हो जाएगा, 7 बिलियन हो जाएगा। और नेपाल की 29 बिलियन की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में 7 बिलियन जो है, वो 25% के करीब, एक चौथाई के करीब एक ही देश से हुआ ऋण, वो बहुत बड़ा कर्ज का मकड़जाल बन सकता है नेपाल के लिए। अब नेपाल की जनता और नेपाल की इकोनॉमिस्ट भी ये समझने लगे हैं, और वो भी खास तौर से इस तौर से कि इस वजह से कि ये जो चीन का बन रहा है, रेलवे के लिए जो बात बन रही, जिसके तहत वो लुम्बिनी तक, भारत की सीमा तक डायरेक्ट एंट्री की बात सोच रहा है, उसमें कई जगह तो 70 या 72 पुल बनेंगे और इतनी ही सुरंगें बनेंगी, और ये पुल तिब्बत से काठमांडू के उस रास्ते में बनेंगे जो कि बड़ा ही अर्थक्वेक प्रोन है, जहाँ की भूकंप आने की बड़ी संभावनाएं रहती। तो कितनी दूर और कितना टाइम लगेगा, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी बंदरगाह से कोई भी सामान आने में कम से कम 45-46 दिन लगेंगे काठमांडू पहुँचने में, जबकि यहाँ कलकत्ता से कोई भी सामान नेपाल में पहुंचने में 10 दिन से 12 दिन से ज़्यादा नहीं लगते। तो ये सब चीज़ें अब नेपाल की जनता और उनके अर्थशास्त्री और कुछ नेता भी समझने लगे हैं, इसलिए वो भी अब चीन के साथ मुखर रूप से जाने से इनकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। हम लोग दोबारा फिर चर्चा करेंगे नेपाल और भारत के
संबंधों जी, पर, जी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो राजनीतिक माहौल बनता जा रहा है उसके बारे में आगे कभी दोबारा हम लोग फिर एक दूसरे से मिलेंगे और चर्चा करेंगे। जी, तब तक के लिए बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू।